जो हम्म। अभी अभी आपने कहा, धारा 370 पर आई हुई अपील अभी तक सुनी नहीं गई, पेंडिंग में पड़ी हुई है। सीएए का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। खुद हमारे देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इतने करोड़ मुकदमे जो हैं पड़े हुए हैं जिनको सही ढंग से निपटाया नहीं जा रहा है और बहुत दिन विलंब हो रहा है। विचाराधीन कैदी जो है 80% विचाराधीन कैदी जेलों में भरे पड़े हैं। ये हम्म। तो जजों की जुबान है। तो हम्म। सवाल यह है कि भरोसे से भी भरोसा टूट रहा है, हम्म। भरोसे से भरोसा टूट रहा है, लेकिन मुंह से यही शब्द छूट रहा है कि मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपनी एक राय रखते हैं और देश विदेश में होने वाले वाकयात पर एक नज़रिया रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं और एक तजर्बे की रोशनी में जो बातें करते हैं उससे हमें आपको सभी को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। इस वक्त जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है वो सब आपके सामने है। हर दिन बहुत ऐसी चीजें आ रही हैं जिस पर जिसे कहते हैं ना कि हर बात पर दम निकले वाला एक जो वो शेर है, मैं वो शेर तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ, ऐसे हालात हो रहे हैं जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश को अच्छे से चलते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट की तरफ से एक एक ऐलान आया था जिसमें बहुत से अल्फाज को खत्म किया गया था और उन्हें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कहा था, जिसमें दोगला और वादा भ्रष्ट। खिलाफ और भ्रष्ट और सारी चीजें, यानी जिस तरह से भी अपोजिशन सरकार को क्रिटिसाइज करती है वो तकरीबन सारी टर्मिनोलॉजी उनसे छीन ली गई तकरीबन। उसके बाद एक और वाकया हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के मेंबर्स जो महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने बैठ करके प्रोटेस्ट कर लेते थे, वो प्रोटेस्ट भी बंद कर बंद। दिया गया। अब ये डेमोक्रेसी किस तरह से चल रही है ये देखने की बात है। और अब ताजा जो वाकया हुआ है वो ये कि महंगाई के खिलाफ बोलने पर या महंगाई पर चर्चा करने के लिए सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले 4 कांग्रेस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी आपको पार्लियामेंट में बोलने का हक नहीं है। डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है ये सब हमें सोचने समझने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार में तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर पर समझे जाने वाले बहुत ही अहम लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो जिनके हाथ में सड़कों का और दूसरे कई डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। अब वो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम बात है क्योंकि उनको कुछ लोग अगले प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के तौर पर भी देखते रहे हैं। आखिर उनके दिल में कौन सी ऐसी अनिच्छा पैदा हो गई, ख्वाहिश खत्म हो गई राजनीति में रहने की। हालांकि उनकी सेहत अच्छी है, वो काम अच्छा करते हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स छोड़ने जा रहे हैं। ये इसको अगर उन्हीं चीजों से जोड़ करके देखा जाए जिसको मैंने अभी तक बताया, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे भी जोड़ करके देखा जा सकता है। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो मोदी जी के बहुत ही नजदीक मिनिस्टर रही हैं एक लंबे अरसे तक और अब भी नजदीक समझी जाती हैं, उनकी बेटी का गोवा में बार और रेस्टोरेंट बगैर लाइसेंस के या किसी शख्स के जिसकी मृत्यु हो गई है, इंतकाल हो गया है, उसके नाम से लाइसेंस, इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक्सेप्ट किया। आप ये बताइए कि ये महंगाई एक तो बहुत ही एक अगर एक पत्रकार के तौर पर कहा जाए तो बहुत ही कॉमन किस्म का इशू है और उस पर सड़क पर पार्लियामेंट के अंदर हर जगह क्रिटिसाइज होता है और महंगाई बढ़ती भी है। जब तेजी से बढ़ती है तो बुरी लगती है, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता तो हमेशा बढ़ती है।
इस मुद्दे को, इस इशू को आप कैसे देख रहे हैं? 4 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए, सबको आदाब अर्ज करते हुए आपके प्रश्नों के तरफ आता हूं और उसका जवाब देता हूं। काजमी साहब, देखने की दृष्टि बहुत है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। भावनाओं के आधार पर सारी चीजें दिखाई देती हैं। महंगाई बढ़ती है, जब वेतन बढ़ता है सारी चीजें बढ़ती है। कभी कभी सामान की कमी होती है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन आज जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है कमी से भी नहीं, इससे भी नहीं। हमारी सरकार टैक्स लेने के रास्ते पर इतना बढ़ चुकी है कि पानी से लेकर, पनीर से लेकर के, दूध से लेकर के, आटे तक पर जो जीएसटी लगाने लगी है, तो महंगाई को ये बढ़ाने लगी है। अब ये सरकार बढ़ा रही है, परिस्थितियां नहीं बढ़ा रही हैं। और इनके अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सी बातें आ जाएंगी। अभी अभी आपने एक बात सुना होगा, देखिए विषय है आपका महंगाई, और महंगाई में सरकार क्या कर रही है। देखिए 60 बरस से बूढ़े लोगों को रेलवे में थोड़ा कंसेशन दिया जाता था, याद होगा आपको, जी, जी, वृद्धा बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें केवल ज्यादा से ज्यादा एक साल में 1600 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को उठाना पड़ता था, यानी सुविधा देना पड़ता था इतने रुपए का। और ये चीज पर 4 साल में ज्यादा से ज्यादा 4700 कुछ रुपए का ये हुआ। कोरोना में 4500 करोड़। जी जी। और क्या नाम है कि कोरोना में सारी ट्रेनें बंदे हो गई थी 2 साल, किसी को सुविधा और छूट, और कोई जाना आना तो कर नहीं रहा था। लेकिन इसको ये सरकार कह करके के बंद कर दी कि ये सुविधा देने से राष्ट्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। और 4.5 लाख करोड़ का टैक्स पूंजीपतियों का इधर उधर से घुमा घमा करके इसने माफ किया है। माफ मैंने उन्होंने देना बंद किया है, इसके तरफ ध्यान नहीं दी। देखिए कल क्या हुआ कि कल 300 कुछ के अंतर्गत जो नोटिस दी जाती है, जो नोटिस देने के बाद जो चर्चा की विषय आती है, उस चर्चा में सबसे पहले लोगों ने देखा कि जनता के हित का सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो महंगाई है। तो वो महंगाई पर बात करने के लिए जैसे खड़े हुए और चिल्लाने लगे कि महंगाई पे चर्चा करना है। तो आपने देखा नहीं होगा, पीयूष गोयल खड़े हुए और कहे वित्त मंत्री जी को कोरोना हो गया है, वो जिस दिन आएंगी इस पर चर्चा किया जाएगा। अब ये बड़े हंसने की बात है कि वित्त मंत्री जी के रहने के बावजूद राज्य मंत्री खड़ा होकर जवाब देता है। आज राज्य मंत्री जब है और हाउस चल रहा है, तो इसने तो जवाब देना है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। आंकड़े उसके जितने पीए होते हैं और आईएएस जो ऑफिसर बना कर देते हैं, वित्त मंत्री के सेक्रेटरी जो होते हैं वो देते हैं। अब वित्त मंत्री का बहाना लेकर इसने टालने का काम किया, तो वो एमपी बेल में आ गए, और बेल में आने की वजह से हमारे बिरला साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने उसे अनुशासनहीनता माना और मारा कि उनको पूरे कार्यकाल, यानी जब तक ये सदन चलेगा तब तक के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। अब आप बता दीजिए, इसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो ये है कि अधिकार से हम आपकी बोली को दबाने का काम करेंगे। यानी हमारा इतना अधिकार है कि हम आपकी जुबान खोलने को भी रोक सकते हैं, आपको कुछ कहने से भी रोक सकते हैं, जनहित की बात करने से भी आपको रोक सकते हैं। तो यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, और यह हत्या कानून के किसी दायरे से ये ले लिया करते हैं। तो जब इनके, जानते हैं ना, इनका परिभाषा बड़ा तेज बदलता है साहब। आप सोचेंगे तो जानते हैं, एक दिन एक लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी दहेज लेना पुण्य है या पाप? बोला उसका बाप, लेना पड़ा तो पुण्य, देना पड़ा तो पाप। ये इस तरह से परिभाषा बदल देते हैं। आपको एक और छोटी सी बात कह देना चाहूंगा, इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी किया तो वो मुसलमान हो गई, पारसी से शादी की। और यही स्मृति ईरानी ने अपने सहेली के पति ईरानी को छीन लिया और छीन करके शादी किया, तो ये अभी तक हिंदू रह गई। ये पारसी से शादी करके हिंदू रह गई, अब वो पारसी से शादी की तो मुसलमान हो गई। इनके यहाँ परिभाषा बड़ा अलग है। ये जिस वक्त हाउस में खड़ा होकर के सारी महंगाई, उत्पीड़न और इस पर बात करते थे, रुपया के गिरने पर बात करते थे, तो उस वक्त इन्हें कहीं बर्खास्त नहीं किया जाता था, इन्हें सदन से बाहर नहीं किया जाता था। तब इनका ये संवैधानिक अधिकार था। और आज दूसरे बोल रहे हैं तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये संविधान के विपरीत में टांग अड़ाना है, इसलिए इनको बाहर करते रहे। तो ये तो इनकी परिभाषाओं के बदलने का है। यह एक तरह से धीरे धीरे
लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है और इसी लोकतंत्र की हत्या से बहुत से लोग जो है व्यथित हो चुके हैं। अच्छा, इस लोकतंत्र की हत्या देखिए, आ, ये एक ऐसी चीज है, मैं अब इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस वक्त मुल्क में बदलते हालात में डेमोक्रेसी से और डिक्टेटरशिप में तब्दीली देख रहे हैं। एक और चीज होती है जो अक्सर अदालतों के फैसले से नाखुश होने के बावजूद, ये कानूनी मजबूरी है शायद, जो ये कहना पड़ता है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं। हालांकि उसे अंदर से अगर पूछो तन्हाई में कि भाई तुम्हें इंसाफ मिला या नहीं मिला, तो वो रोता हुआ मिलेगा। अब क्या उसी तरह से, जैसे अदालतों पर हमें पूरा विश्वास है, चाहे वो अयोध्या के मामले में फैसला अपने तरीके से दे ले, चाहे किसी और इशू पर अपने तरीके से फैसले दे ले, या सुनवाई ही ना करे, आर्टिकल 370 पे सुनवाई ना करे, सीएए एनआरसी पर सुनवाई ना करे, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो मजबूरन ये कहती रहेगी कि हमें अदालतों का हम इज्जत करते हैं, अदालतों की इज्जत करते हैं। तो क्या तानाशाही का में बदलना, क्या हम अब भी ट्रांजिट में हैं? बदलाव हम देख रहे हैं या बदल चुका है? देखिए, एक चीज आपको बताएं, बदलना क्या है। देखिए, हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं या कहते हैं। मानने के दो अर्थ होते हैं, एक मुख से मानना, एक मन से मानना। जी, जी, जी। मुख से हम अगर मानते हैं कि मन से मानते हैं कि मस्तिष्क से मानते हैं। अब देखिए, ये एक चीज है। कारण ये है कि संविधान के आधार पर अगर हम कहें कि हमें अदालत पे भरोसा नहीं है, तो आप जाएंगे कहां? हुँ, जब सारे जुल्म होने पर आपका सहारा क्या है? अदालत है। तो अदालत को में अगर आप कह दें कि भरोसा नहीं है, अदालत और कानून पे भरोसा है, हुँ, मगर उसको लेकर बैठने वाले मस्तिष्क पर, यानी जो जज है, वो हुँ, निष्पक्ष है कि नहीं है, यह एक सवाल खड़ा है। और इस हुँ, पर एक बार एक शायर ने कहा था, बहुत पुरानी बात है, कि सोने की कैंची लाओ कि मुंसिफ का मुंह खुले। सोने की कैंची लाओ कि मुंसिफ का मुंह खुले। उसने वो मुंह सी दिया चांदी के तार से। तो हुँ, जहां चांदी के तार से मुंह सीला गया है, तो सोने की कैंची मांगी जाती है। फिर हुँ, इसी पर किसी और ने कह दिया कि अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है? हुँ, हुँ, रसूखात के सामने कानून की वक़्त क्या है? हुँ, जो हुँ, अभी अभी आपने कहा, धारा 370 पर आई हुई अपील अभी तक सुनी नहीं गई, हुँ, पेंडिंग में पड़ी हुई है। सीएए का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। खुद हमारे देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इतने करोड़ मुकदमे जो हैं पड़े हुए हैं, जिनको सही ढंग से निपटाया नहीं जा रहा है और बहुत दिन विलंब हो रहा है। विचाराधीन कैदी जो है 80% विचाराधीन कैदी जेलों में भरे पड़े हैं। ये हुँ, तो जजों की जुबान है। तो हुँ, सवाल यह है कि भरोसे से भी भरोसा टूट रहा है। हुँ, भरोसे से भरोसा टूट रहा है, लेकिन मुंह से यही शब्द छूट रहा है कि मुझे भरोसा है, हुँ, हुँ, मुझे भरोसा है। हुँ, और ये चीजें इसलिए है कि अगर हम बेभरोसा कह दें, तो कानून के मुजरिम हो जाएंगे, और हुँ, भरोसा कहें तो विश्वास माना जाएगा। ठीक वही आजकल है। हाँ, ये लोकतांत्रिक सरकार है। अब कौन नहीं जानता है कि ये लोकतांत्रिक है कि क्या है? वोट हुँ, खरीदे गए हैं कि जातीयता के आधार पर बदले गए हैं, या धर्म के आधार पर इकट्ठा किए गए हैं, या मानवता के आधार पर ये वोट हुए हैं। देखिए, एक बात आपको कह दे, आपने विषय को बड़ा अच्छा ले लिया। विषय ये इतना अच्छा है, आपको बता दूं, पहले जातियां लड़ती थी और जातियों के आधार पर आरक्षण था, ख्याल कीजिएगा। जी, जी, जी। और अब धर्म लड़ रहा है। अब हिंदू धर्म, जो कि है नहीं, हुँ, धर्म सनातन है, लेकिन हिंदू धर्म का एक भूत चला दिया गया है। अब वो भूत इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म से लड़ रहा है, हुँ, बौद्ध धर्म से लड़ रहा है, जबकि बौद्ध धर्म है। तो हुँ, मेरा कहना यह है कि जब व्यक्ति लड़ते हैं तो सुलह हो जाता है, और जब मजहब लड़ता है तो सुलह कहां से होगा? हुँ, हुँ, ये आज धर्म के उन्माद में 80% वोटों का ध्रुवीकरण कराने की बात, 20 और 80 की बात योगी ने भी कर दिया था, किसी हुँ, और ने भी कर दिया। तो अब यहां लोकतंत्र क्या है?
क्या लोग अपने विचार से दे रहे हैं? लोग लालच में दे रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने के नाम पर दे रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कितने वोट हो रहे हैं? ये एक अलग बात है। मुसलमान भी अगर वोट दे रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं दे रहे हैं। भाजपा को कौन हराएगी उसके आधार पर दे रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करने के नाम पर वोट दे रहे हैं। सामाजिकता के नाम पर वोट अगर हो तो दोनों बिरादरियां अगर सामाजिकता के नाम पर वोट दें, नैतिकता के नाम पर वोट दें, मानवता के नाम पर वोट दें, तो भारत का लोकतंत्र जीवित रहेगा। यहाँ तो धर्मांधता और विरोधिता के नाम पर वोट हो रहे हैं। तो इसमें लोकतंत्र कहने के लिए जिस तरह से सैया के ऊपर सोए हुए भीष्म पितामह जिंदा थे, उसी तरह आज लोकतंत्र एक तंत्र के सैया पर लेटे हुए जी रहा है। तो जी ये रहा बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है कि शैया पर लेटा हुआ लोकतंत्र जी रहा है। उसको जिंदगी कौन देगा, किस तरह से वाकयात बदलेंगे, क्या होगा। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि अगर ये कह दिया जाए कि हमें भरोसा नहीं है तो हम कानून की नज़र में मुजरिम होंगे, और दिल तो अच्छी तरह से जानता है कि हम क्या कुछ देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी कानून किताबों में ही सही वो है जिस पर देश बहुत अच्छे से चलता है। अब मैं आना चाहूंगा आपके अपने स्टेट की तरफ। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी हैं, बल्कि आपके शहर से हैं, नागपुर से। हमारे उन मित्र भी है। जी, जी, आपके मित्र भी हैं। तो जी आपने उनको शुरू से देखा है जब से वो जी जी पब्लिक लाइफ में हैं। जी जी। अब कौन-सी ऐसी बात आ गई, कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए जिसमें वो राजनीति छोड़ने की बात करने लगे? क्योंकि देखिए वो कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टियों में भी उनकी इज्जत होती है। वो नितिन गडकरी जी कुछ इस किस्म के शख्सियत हैं कि वो बीजेपी में रहते हुए भी दूसरे लोग भी, सेकुलर लोग भी, मुसलमान भी उनको पसंद करते हैं। और आप तो वहां नागपुर में आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, ऐसी कौन सी वजह आपकी नजर में हो सकती है कि वो राजनीति से अब दूर जाना चाहते देखिए, नितिन गडकरी को हम 1982 से जानते हैं, जब वो छात्र जीवन में था। हैं? बल्कि हमारे घर और उसके घर में टोटल 70 कदम की दूरी थी। यानी पैर से अगर चला जाए तो 70 हाँ, कदम की दूरी में हम उसके घर पहुंच जाते थे। हाँ, और उसके घर के बाजू में बुध बाजार लगता था, तो हर बुधवार को हम वहां सब्जी खरीदने, मछली खरीदने जरूर जाया करते थे। और नितिन गडकरी जी शिवाजी वो गांधी गेट है उसके बाजू में एक चबूतरा है, वहां पर बैठा करते थे। हम भी वहां बैठा करते थे। तो पहचान है। लेकिन नितिन गडकरी जी के दो रूप हैं। हुँ, वो परिवार के अंदर व्यक्तिगत रूप से पूरा पारिवारिक है। चाहे वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के रूप में जीता है, चाहे परिवार के रिश्तों के रूप में जीता है। लेकिन जब बाहर वो निकलता है, परिवार से बाहर निकलता है, तो वो समाज में एक इंसान की हैसियत से जीता है। हुँ, वहां वो धर्म नहीं देखता है। जबकि वो बचपन से आरएसएस के शाखाओं में रहा हुआ व्यक्ति है। हुँ, लेकिन उसका उद्योग जो था, वो पैतृक उद्योग जो था, वो कूलर का था। और हुँ, कूलर के जितने पे वो मिस्त्री थे, कारीगर थे, सब मुसलमान थे। और वो ज्यादातर मुसलमान थे, इसलिए उनके बीच में, और अगर उनके घर का भी देखेंगे तो आप हंसेंगे। उनका घर जो है, जिसको गडकरी वाड़ा कहते हैं, वो महल एरिया में है। और महल एरिया में एक किला जगह है, किला की 80% आबादी मुसलमानों की है, उससे चिपका हुआ है रेशम बाग, और उसके बीच में है। हुँ, वो आदमी के अंदर दो बड़ी खूबियां हैं। पहली खूबी यह है कि वो कोई भी बात निर्भीक ढंग से रख देता है। हुँ, और दूसरी बात उसके अंदर है कि वो किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता। उसका कहना है कि हम अपने कार्यों को इस तरह से विकसित करें कि लोग हमारे काम की तारीफ करके हमारी इंसानियत और हमारी मानवता को मानने के लिए तैयार हो जाएं। हुँ, ये उसकी दो खूबियां हैं। हुँ, आज वो ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जो छात्र जीवन से था, जो मोदी जी से उम्र में कम है, हुँ, उम्र में 7 साल कम है, मगर राजनीति में उससे 14 साल सीनियर है। हुँ, अगर उन्हें देखा जाए तो वह यानी ग्रेजुएशन सीट से बहुत पहले से 84 से वो एमपी होता, एमएलए होते हुए आया। हुँ, और 95 में वो मंत्री बना, हुँ, हुँ, और मंत्री में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना।
और इतना बढ़िया काम किया कि बाला साहब ठाकरे ने गडकरी को कहा कि तुम गडकरी नहीं रोडकरी हो, रास्ता बनाने वाले हो, और उसने वो ठेका अंबानी से छीन करके सरकार की मशीनरी से कराने का काम किया था। और वहीं से इन पूंजीपतियों से इनका अनबन चलने लगा, और पूंजीपतियों ने नितिन गडकरी बढ़ने न पाए इसकी योजना बनाए, और 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद इसके ऊपर फर्जी आरोप लगा करके छापा डलवाए, और दूसरा काल इसको अध्यक्ष पद का नहीं लेने दिए। और आज मोदी जी के कैबिनेट में सबसे सफल मंत्री के रूप में यह देखा जाता है, सबसे सफल और सबसे निष्ठावान, और साथ ही साथ जो कहता है उसको 90% करने के रास्ते पर लेकर जाता है, 90%। आज वो कह रहा है कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं। इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण यह है कि वो झूठ से ऊब गया है। झूठ वो नहीं चाहता, वो चाहता यह है कि हम जो बोले सच बोलें, झूठ क्यों बोलें, जो कर सकते हैं वो बोलें, जो नहीं कर सकते हैं वो बोलने की आवश्यकता क्या है। तो वो झूठ से ऊब गया है। दूसरा, वो पसंद नहीं करता जनता के शोषण को, और जिस तरीके से जनता का शोषण किया जा रहा है उससे वो तंग आ चुका है। और तीसरा यह कि जो आदमी राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहा है, हम उसे राष्ट्र का महापुरुष मानने लगे हैं, ये चीजों से वो तंग आ चुका है। कारण ये तीनों बात उसी ने कहा है, मैं नहीं कहा हूं। 25 तारीख को गिरीश गांधी के अमृत महोत्सव पर बोलते हुए उसने बोला कि गांधी जी के जमाने में, जबकि सोचने वाली बात है उसने गांधी को क्यों कहा, वो जवाहर को क्यों नहीं कहा। इसलिए जवाहर को नहीं कहा कि एक आदमी जवाहर की तमाम निंदा करता है, जबकि गांधी जी के समय में राजनीति कहां हुई थी। गांधी जी के समय में देश आजाद हुआ, और आजादी के बाद गांधी जी मार दिए गए। देश में तो पहला प्रधानमंत्री नेहरू बने, तो नेहरू का नाम जानबूझकर उसने नहीं दिया कि नेहरू को तंग करने वाला, नेहरू को कलंकित करने वाला, नेहरू की आलोचना करने वाला डायरेक्ट समझ जाएगा। इसलिए उसने कहा कि गांधी के समय में जो राजनीति थी, वो पॉलिटिक्स जो थी, वो राजनीति थी, वो राष्ट्र के लिए थी, राष्ट्र के निर्माण के लिए थी, जनता के हित के लिए थी, सेवा के लिए थी, और देश के विकास के लिए थी। ये उसके जुमले थे। अर्थात आज केवल विकास का नाम है, विकास नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है। अब पॉलिटिक्स बदल गई है, क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स बदल गई है, एन केन परकेन, केवल हमें सत्ता चाहिए, ये उसका जुमला है। तो वो सत्ता की राजनीति नहीं चाहता, वो चाहता है कि सत्ता में रहने वाला नेता जनता के हितों को देखे, जनता पर बोझ न ला दे, जनता की सेवा करने की भावना से राज्य सरकार को चलाए, ये उसकी भावना है। इस बात को वो कह रहा है, और उससे वो टकराने को ना कहते हुए पलायनवादी बनने जा रहा है। मैं उसको पत्र लिखने वाला हूं, मैं आज आपने बात छेड़ा, मैं नितिन गडकरी जी को पत्र लिखने वाला हूं कि नितिन गडकरी जी, संघर्षवादी नेता पलायनवादी की बात न करे कि हम राजनीति छोड़ देंगे। हम ये उदाहरण देने वाले हैं कि अगर रेलवे स्टेशन की पत्थर की सीट पर आदमी अगर छोड़ के उड़ जाता है तो कुत्ते बैठ जाते हैं। तुम्हारे जैसे संघर्षशील नेता अगर पार्टियों से और सरकार की राजनीति से बाहर होने लगेंगे तो फिर वही लोग हो जाएंगे जो आज जिनके चुनाव जीतने पर तुम हंसी उड़ाते हो, जो मजाक उड़ाते हो कि कैसे कैसे लोग जीत कर आ जा रहे हैं और सेवा करने वाले बेचारे नहीं जीत पा रहे हैं। ये भी उन्होंने उसी जुमले में बोला था कि कैसे कैसे जीत के आ जा रहे हैं। तो अच्छा, गडकरी जी के बारे में आपने काफी अच्छा बताया, और आपने अपने नजदीक होने की बात भी बताई, 60-70 कदम की दूरी पर उनका घर। अब लेकिन हम वैचारिक एक नहीं है, वैचारिक एक नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है सत्य बोलता है, इसलिए उसका हम समर्थन करते हैं, व्यक्ति का समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आदमी कहीं भी हो वो बहरहाल। हालांकि एक वाजपेयी जी के जमाने में एक बात उठी थी कि किसी ने कहा कि साहब अच्छा आदमी गलत पार्टी में है, तो किसी कहीं से जवाब आया कि साहब अच्छा आदमी गलत जगह हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये एक बहस की बात है, इस पर हम अब चर्चा नहीं करते। लेकिन अब मैं मोदी जी के मंत्री परिषद में एक दूसरे मिनिस्टर का जिक्र करता हूं, वो हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी
की बेटी के का गोवा में बार रेस्टोरेंट है, उस पर चर्चा हो रही है। स्मृति ईरानी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो मोदी जी के काफी नजदीक रही हैं और मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, वो उस बहस में हमें नहीं जाना किसी भी जातियात में। लेकिन अब ये जो मामला उठा है, उसमें कितना कुछ सच है, कितना कुछ झूठ को सच बना के पेश किया जा रहा है, क्या कुछ है? आप उनके बारे में कितना जानते हैं? देखिए, उनके बारे में जब कुछ भी हम, चूंकि जो रास्ता चलना नहीं होता है, हम उस रास्ते का पता भी नहीं निकालते हैं। जी, जी। लेकिन अखबारों के जरिए, टीवी के न्यूज के जरिए जो चीज चला, और पवन खेड़ा ओड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सामने चीजें आई हैं, तो उन चीजों को मैं बताना चाहता हूँ। कारण ये है कि उनकी बेटी जो है, वो ईशा ईरानी नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है, इस नाम की है, वहां पर रेस्टोरेंट और बार चलाती है। अब वहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविस्ट जो होते हैं, हाँ, सूचना के आधार पर हाँ, जो चीजें आरटीआई निकालते हैं, आरटीआई आरटीआई के। एक्ट। हाँ, तो वो उन्होंने कुछ, वो भी हाई कोर्ट के वकील ने ये सारी जानकारी निकाली, तो उसने ये भी निकाल लिया कि जो लाइसेंस है वो मृतक के नाम से है, जो मई 2021 में मर चुका है, और अभी अभी उस लाइसेंस को रिन्यूअल कराया गया है। यानी मरे हुए लोगों के ऊपर राजनीति नहीं, व्यापार भी की जा रही है। पहले तो मरे हुए लोगों के नाम से राजनीति की जाती थी, चाहे वो गांधी जी के नाम पर की गई हो, इंदिरा के नाम पर की गई हो, बाबा साहब के नाम पर की गई हो, बधोक के नाम पर की गई हो, या अटल जी के नाम पर की जा रही हो, तो ये तो की गई है। लेकिन आज मरे हुए नाम पर व्यापार किया जा रहा है, उसके लाइसेंस पर किया जा रहा है। तो जब ये चल रहा है, तो उसमें अब इनका पता चल गया, और यहां तक कि न्यूज ये भी कहता है कि उसमें बीफ बिकता है, हम्म, बीफ। अब हम्म। सोचने की बात है कि होता है, अब हम तो वहां गए नहीं है, खाए नहीं है, लेकिन जो सुने हैं, और खुद वो लड़की इंटरव्यू दे रही है कि हाँ, ये हमारा ही रेस्टोरेंट है और बार है, और ये बहुत अच्छा जगह है, बहुत बड़ा जगह है, और चूंकि ये हब है सैलानियों का, और यहाँ पर्यटक आते हैं, और हमारे यहाँ के लजीज भोजन को बड़े आनंद से खाते हैं, और ये सारे इंटरव्यू में है। मगर मेरा ये मानना है कि नैतिकता का जब खत्म हो जाता है, शर्म को शर्म नहीं आती, और शर्म जहां शर्मिंदा हो जाए, दो चीजें। हम्म। शर्म से, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शर्म से नजरें झुका देते हैं, शर्म से गर्दन झुका लेते हैं। इसका यहां तो शर्म का शर्म तो हट गया है, ये अभी भी नजरें मिला के बात कर रही है, नजरें झुका के बात नहीं कर रही है। अब ये नैतिक नैतिक पतन का एक नमूना है। मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट में भी उठ चुका है, और क्या नाम है कि वो उन्होंने भी चुनौती देकर अदालत में जाना चाहती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक उंगली जब हम किसी पे उठाते हैं, तो तीन उंगलियां हमें देखती हैं। इन्होंने बहुत अत्याचार किया है, इन्होंने सबके साथ अलग अलग ढंग से व्यवहार किया है। इन्होंने हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे, उनके शराफत का नाजायज फायदा लिया है, उन्हें चूड़ियां तक भेजी है। इन्होंने जो कुछ भी है, ये गलतियों को किस किस ढंग से नचाने का काम किया है। आज ये खुद फंसी हुई है, और उसकी नैतिक जवाबदारी है कि ये मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये नैतिकता का पाठ तो इनके अडवाणी जी ने बताया था। अडवाणी जी के ऊपर भी एक आरोप, जैन जैन जो था मध्य प्रदेश वाला, कि उसकी डायरी में नाम आ गया था, तो अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो इस तरह की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ा, इस मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ की जाए, तो वो आबकारी अधिकारी जो आईएएस अफसर है, कि भाजपा की सरकार सेंट्रल में, भाजपा की सरकार गोवा में, और भाजपा के बड़ी महिला लीडर को नोटिस थमा दे, ये उसके कलेजे की बात है, और उसकी ईमानदारी का सबूत है। जी, जी, जी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ईमानदार लोग अगर सियासत में भी हों और अफ़सरों के दरमियान भी हों, तो मुल्क को बहरहाल सँभाला जा सकता है, कानून पर ले जाया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर और लंबी बात नहीं हो सकती। हम तकरीबन 25 नहीं, मिनट से लेकिन मैं ज़्यादा। एक बात कहना जी, चाहता था। जी, जी, बताइए। एक दिन एक तालाब में एक आदमी नहाने गया, तो आप जोंक जानते हैं, हाँ, जोंक हाँ। जो जानवर में लग जाते हैं और रस चूसते हैं, जी, जी। तो जोंकनी, खून चूसते हैं, खून खून चूसते चूसते हैं। हैं, हाँ, रक्त यानी खून हाँ, चूसते हैं। हाँ, हाँ। तो जोंकनी ने जोक से कहा, अरे ये नहा रहा है, अच्छा भोजन आया है,
आज हम इंसान का खून पी के जिएंगे, क्योंकि जानवरों का बहुत खून पी चुके हैं। तो उसका पति कहता है, बे जोकनी, इतना मत इतरा, आदमी के खून पीने के लिए मत छटपटा, तू कैसे खून पी करके जिएगी, क्योंकि यहाँ तो सरकार ही खून पी रही है, मानव का महंगाई उत्पीड़न से, हर चीज से टैक्स ले ले करके, कमर कर लेके कमर तोड़ रही है, और ये खुद खून पी रही है। बचा क्या होगा कि तुम पियोगी, उसके हड्डी और मांस में अपने चोंच को मत फंसाओ, कम से कम आदमी को सही रूप से नहाकर घर जाने दो। तो यहाँ तो जोंक भी बेचारा आदमी के अंदर सोच रहा है कि खून नहीं है तो क्या पिएंगे। आदमी पर जोक रहम कर रहा है, सरकार रहम नहीं कर रही। नहीं कर रही है। ये बात है इसमें इसमें खास बात यह है कि सरकार रहम नहीं कर रही। अरे साहब, कफन जो आखिरी रसूम होती हैं, उस पर भी टैक्स लगा है। जाने वाला जाते जाते टैक्स दे करके जाए, या उसके परिवार के लोग जो दुख तकलीफ में हैं, उस वक्त भी सरकार को देना ना भूलें। तो ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो